पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, मागधी अपभ्रंश से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा का जन्म वैसे तो संस्कृत से माना जाता है, क्योंकि संस्कृत देववाणी है, देव भाषा है और हिंदी का जन्म भी संस्कृत भाषा से ही हुआ है। लेकिन विद्वानों का मानना यह है कि हिंदी का जो आविर्भाव हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है, अपभ्रंश भाषा से। कुछ विद्वानों का मानना है कि हिंदी का जो भाषा का जन्म हुआ है वो हुआ है अवहट्ट भाषा से, यानी कि अवहट्ट भाषा से हिंदी का जन्म हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो भी है भाष धातु से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत अनुदेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है? तो ये करता है मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में। जो कंप्यूटर है वो मशीन के रूप में भी काम करता है और शिक्षक के रूप में भी काम करता है। अगला प्रश्न है, भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं, भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं ये सभी कारण: पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क, परिवार की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है डी। चलिए अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य उपकरण सीखने वाले को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने को अवसर देते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन है क्रो एवं क्रो का। अगला है, शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है। भाषा विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाषा विकास के लिए? तो भाषा विकास के लिए जो सबसे जरूरी है वो है लिपि का ज्ञान, बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के निराकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ये इसका जो राइट आंसर है कि स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण के भेद को समझाया जाए, बिल्कुल सही है। मौखिक रचना शिक्षण पर बल दिया जाए, बिल्कुल सही है। शिक्षक का स्वयं का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, भी सही है। तो इसका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, ये सभी उत्तर सही हैं। चलिए अगला है, श्रव्य सामग्री नहीं है। रेडियो श्रव्य सामग्री है, टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री है, ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री, ये तीनों श्रव्य सामग्री हैं। यदि कोई श्रव्य सामग्री नहीं है तो वो है मॉडल। मॉडल श्रव्य सामग्री नहीं है, ये दृश्य सामग्री है, क्योंकि मॉडल से सुना नहीं जा सकता, इसको सिर्फ देखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा शिक्षण होता है, अच्छा शिक्षण कैसा होता है? पूर्ण ज्ञान पर आधारित, क्रिया आधारित, उद्देश्य आधारित, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के चर होते हैं, यानी कि कौन कौन से चर होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के? तो शिक्षण प्रक्रिया के सभी चर होते हैं। कौन है? शिक्षक भी है, विद्यार्थी भी है, पाठ्यक्रम भी है। देखिए शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षार्थी शिक्षा लेगा कहां से? शिक्षार्थी नहीं होगा तो शिक्षक शिक्षा देगा किसको? और यदि ये दोनों भी हैं तो ये कोई ना कोई पाठ्यक्रम अवश्य होना चाहिए, इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षण की विशेषता है, उत्तम शिक्षण की विशेषता कौन सी है? तो इसकी भी देखते हैं कौन कौन सी विशेषता है। छात्रों की समस्याओं के समाधान में शिक्षक का पूर्ण सहयोग होना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छात्र को जब तक समस्या रहेगी तो शिक्षण सफल नहीं होगा। यानी कि शिक्षक जो होता है सुगमकर्ता की तरह होता है और छात्रों को सहयोग देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। छात्र शिक्षक संबंध मधुर होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच में जब मधुर संबंध होगा तभी छात्र शिक्षक से अपनी बात खुलकर कह पाएगा और वो शिक्षण प्रभावी होगा। और अगला दिया है, छात्र की
क्रियाओं को यथोचित पुनर्बलन मिलना चाहिए। पुनर्बलन मतलब दो प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो हमेशा नेगेटिव का तो अब कोई मतलब ही नहीं है, तो नेगेटिव पुनर्बलन नहीं देना चाहिए, अब तो पॉजिटिव पुनर्बलन ही देना चाहिए। पुनर्बलन का मतलब होता है शाबाशी देना, मतलब उसका उत्साह बढ़ाना छात्र का। तो ये तीनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि उत्तम शिक्षण की ये तीनों विशेषताएं हैं। अगला है, सुनने के लिए किस प्रकार की सहायक सामग्री उपयोगी होती है? सुनने के लिए, तो सुनने के लिए होती है श्रव्य सामग्री, श्रव्य वाली सुनना की होती है। दृश्य श्रव्य जो होती है, दृश्य श्रव्य वो होती हैं देखने वाली भी और सुनने वाली भी, दोनों प्रकार की। और दृश्य सामग्रियों में सिर्फ देखने वाली होती हैं, ये सुनना और देखना दोनों होती हैं। लेकिन अगर सुनने की बात आती है तो फिर दृश्य सामग्री सॉरी श्रव्य सामग्री ही सुनने के लिए सहायक सामग्री होती है। चलिए, शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग से पाठ को बनाया जा सकता है। कैसा बनाया जा सकता है? यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का अगर हम पाठ में प्रयोग करें तो उनसे उनको पाठ को हम कैसे बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? उसमें रोचक बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं और ग्रहणीय बना सकते हैं। बिल्कुल सही है, इसका जो राइट आंसर है वो डी है। शिक्षण सहायक सामग्रियों से हम पाठ को रोचक भी बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रभावशाली तो बना ही सकते हैं, जब हम पाठ को पढ़ाएंगे और उसकी सहायक सामग्रियों को लेके जाएंगे, कोई मॉडल है, चित्र है या अन्य कोई टीएलएम है, टीचर लर्निंग मटेरियल जिसको बोलते हैं, टीएलएम अगर हम लेके जाएंगे तो शिक्षण शिक्षण जो पाठ है वो रोचक भी हो जाएगा, प्रभावशाली भी हो जाएगा और ग्रहणीय हो जाएगा, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे ग्रहण करेंगे। क्योंकि टीएलएम से, यानी कि जो टीचर्स लर्निंग मटेरियल होते हैं जिसको हम सहायक सामग्रियां बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियां, उनसे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। कि संरचना, उपयोगिता एवं उपलब्धता की दृष्टि से सहायक सामग्री का विभाजन किया गया है। किन किन रूपों में किया गया है? एक तो दिया है कि दृश्य सामग्री के रूप में, बिल्कुल सही है। दृश्य सामग्री के रूप में शिक्षण सामग्रियों का उपयोग किया गया है, जिसमें आपके चित्र है, मॉडल है, जो देखकर बच्चा सीख सकता है वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। श्रव्य साधन के रूप में होता है जिसको वो सुन सकता है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर हुआ, रेडियो हुआ, इनका प्रयोग शिक्षण सहायक सामग्रियों के रूप में किया जाता है, जो कि श्रव्य साधन के रूप में आते हैं। तीसरा नंबर आता है दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार से, जैसे कि टेलीविजन हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, मोबाइल फोन हुआ, जिसमें बच्चा देखता भी है और सुनता भी है, तो वो बहुत ज्यादा सक्रियता से सीखता है। तो इसलिए तीनों प्रकार ही शिक्षण सहायक सामग्रियों के रूप में विभाजित किए गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए, अगला है, शिक्षण सहायक सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो शिक्षण सहायक सामग्री को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, श्रव्य साधन के रूप में, दृश्य साधन के रूप में और श्रव्य और दृश्य दोनों के रूप में। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में शरीर के किस अंग के प्रयोग पर बल दिया जाता है? मॉन्टेसरी शिक्षण में, तो मॉन्टेसरी शिक्षण में आंख, कान और हाथ, इन तीनों पर अधिक बल दिया जाता है। अगला है, रूपरेखानुकरण विधि का संबंध है, तो रूपरेखानुकरण विधि का संबंध लेखन शिक्षण विधि से है। अगला प्रश्न है, बालकों में लेखन कला विकसित करने के उद्देश्य से कराया जाना चाहिए, तो ये दोनों कराया जाना चाहिए, यानी कि सुलेख प्रतियोगिता भी करानी चाहिए और लिखने का खूब अभ्यास भी करवाना चाहिए, यानी कि उपरोक्त दोनों ये सही हैं। अगला है, लेखन कौशल का विकास में निम्नलिखित में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यानी कि लेखन कौशल का विकास में निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ये तीनों है। छात्रों को बैठने का ढंग उपयुक्त हो, अक्षर सुडौल हो, कलम पकड़ने की विधि ठीक हो। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। चलिए, अगला प्रश्न है, शिशु की लेखन क्रिया की शुरुआत होती है। शिशु जो होता है, बच्चा जब पहली बार कक्षाओं में जाता है, पहली बार विद्यालय आता है, तो उसकी जो लेखन क्रिया की शुरुआत है वो कैसी होती है? क्या शुरू से ही बच्चा बिल्कुल बढ़िया लिखने लगता है? नहीं लिखने लगता है। सुंदर लिखता है? नहीं लिखता है। शुद्ध लिखता है? नहीं लिखता है। सबसे पहले बच्चा आड़ी टेढ़ी
लकीरों से शुरुआत करता है। अगर आप उसको का बनाने को कहेंगे तो हो सकता है वो का उल्टा सीधा पता नहीं कैसा बना दे, कहीं का ये डंडा का हो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कैसा भी बना सकता है। तो जो शुरुआत में बच्चा जो शुरुआत करता है लेखन की, वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से करता है। चलिए अगला है, लिखना कहलाता है ध्वनियों को लिपिबद्ध करना। बिल्कुल सही है, लिखना कहलाता है ध्वनियों को लिपिबद्ध करना। पठन से संबंधित आवश्यक तत्व है, तो पठन से संबंधित आवश्यक तत्व ये तीनों हैं। कौन कौन से हैं? भाषा, लिपि का ज्ञान पठन से संबंधित है, क्योंकि पठन तभी हो पाएगा जब भाषा और लिपियों का ज्ञान होगा। दृश्येंद्र की गतिशीलता, ये भी सही है। और रुचि एवं एकाग्रता, रुचि और एकाग्रता होगी तभी पठन हो पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपर्युक्त सभी। अगला है, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना। बिल्कुल सही है। बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना, ये भी बिल्कुल सही है। धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि वाचन शिक्षण के उद्देश्य ये सभी हैं। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है? तो वाचन कौशल की गतिविधि इनमें से कौन सी नहीं है? तो वाचन कौशल की गतिविधि इसमें खेलकूद नहीं है। देखिए, खेलकूद में वाचन का कोई मतलब नहीं होता है। वार्तालाप में वाचन करेगा तभी वार्तालाप हो पाएगा। परिचर्चा यानी कि किसी से चर्चा करेगा तब वार्तालाप होगा, यानी कि वाचन कौशल का विकास होगा। भाषण देगा तब भी वाचन कौशल का विकास होगा। और खेल कूद में वाचन का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के तहत कौन से तत्व समाहित हैं? मौखिक अभिव्यक्ति जैसे कि बोलकर, तो इसमें कौन सा तत्व शामिल है? तो इसमें ये तीनों तत्व शामिल, लघु उत्तरात्मक प्रश्न ये मौखिक अभिव्यक्ति होगी, भाषा कौशल के प्रश्न ये भी मौखिक अभिव्यक्ति होगी, और प्रत्युत्पन्नमति के प्रश्न तुरंत प्रत्युत्तर देना, तुरंत जवाब देना, तो ये भी मौखिक भाषा अभिव्यक्ति के तत्व हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। आगे, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कौन कौन सी भाषाएं पढ़ना अनिवार्य है? दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प की पहचान कीजिए। अब इसमें गलत विकल्प को छांटना है, जो कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कौन कौन सी भाषाएं पढ़ना अनिवार्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विदेशी भाषा। त्रिभाषा के अंतर्गत विदेशी भाषा गलत विकल्प है, विदेशी भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। या तो प्रादेशिक भाषा में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उड़िया, यानी कि देश की जितनी भाषाएं हैं उनमें से कोई ना कोई तीन भाषाओं का अध्ययन ही त्रिभाषा कहलाता है, जिसमें विदेशी भाषा को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अगला है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उद्देश्य समाहित नहीं है? ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उद्देश्य समाहित नहीं है? नहीं पे बहुत ज्यादा गौर करना है, क्योंकि कभी कभी गलतियां नहीं पर ही होती हैं, नहीं पे ध्यान नहीं देते और हम जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर लगा बैठते हैं। तो नहीं का ध्यान रखना है, क्योंकि 3 सही होते हैं, इसमें एक ही गलत होता है। तो यहाँ पर 29वें प्रश्न में देखते हैं, इसका मतलब है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उद्देश्य समाहित नहीं है? तो इसमें है अध्ययन का ज्ञान, भाषिक तत्वों का ज्ञान ज्ञानात्मक उद्देश्य है, विषय वस्तु का ज्ञान ज्ञानात्मक उद्देश्य है, रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान ये भी ज्ञानात्मक उद्देश्य है, जबकि अध्ययन का ज्ञान ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। चलिए अगला है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के 4 कौशल हैं। कौन कौन से कौशल हैं वो? निम्न विकल्प में कौन सा विकल्प इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए, भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं, जिसका नाम होता है सुवोपली, शॉर्ट में बोलते हैं इसको सुवोपली। ये शॉर्ट फॉर्म है भाषा शिक्षण के जो कौशल हैं 4, वो होता है सुवोपली। सु से होता है सुनना,
और बो से होता है बोलना, और पा से होता है पढ़ना, और ली से होता है लिखना। देखिए, सर्वोपरि यानी कि भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं, उनको इसी क्रम में सिखाना चाहिए। सबसे पहला कौशल होता है सुनना। पहले बच्चे को डायरेक्ट लिखाना नहीं चाहिए, पहले सुनना वाला आता है। पहले उसको सुनाओ, उसके बाद उसको बोलने के लिए कहो, फिर उसको पढ़ने के लिए कहो, और अंत में आता है लिखने की बारी। तो ये चारों कौशल शिक्षण यानी कि भाषा शिक्षण के कौशल हैं। अब इनमें देखते हैं सुबोपली के अंतर्गत ये चारों आ रहा है। सुनना आ रहा, बिल्कुल सुनना आ रहा, बोलना आ रहा, बोलना भी आ रहा, पढ़ना भी आ रहा, पढ़ना भी आ रहा। चौथा होना चाहिए लिखना, लेकिन लिखना यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है सीखना। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखना। सीखना भाषा शिक्षण का कौशल नहीं है। ये तीनों कौशल हैं, और चौथा कौशल होता है लिखना, जो कि इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। ये है सीखना, तो सीखना इसमें शामिल नहीं है, यानी कि भाषा शिक्षण का कौशल सीखना नहीं है। चलिए आगे है, मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है। यानी कि मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है? माँ से होता, शिक्षक से होता, आस पड़ोस से होता, या कुटुंबियों से होता? ये नहीं, मातृभाषा का संबंध माँ से ही होता है। माँ जैसी भाषा बोलती है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है, और बच्चा सबसे पहले मातृभाषा ही सीखता है, और वहीं से उसका प्रारंभ होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शिशु निर्देशक वाक्यों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ करता है? तो ये करता है अपने माता पिता के बीच। जो बच्चा निर्देशक वाक्यों का सर्वाधिक प्रयोग करता है वो माता पिता के बीच में ही करता है सबसे पहले। शिशु, शिशु मतलब बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है तो अपने माता पिता के ही निर्देशों का पालन करेगा और निर्देशक वाक्यों का भी प्रयोग करेगा। चलिए अगला है प्रश्न, भाषा अर्जन की प्रमुख युक्ति निम्न में से क्या नहीं है? भाषा अर्जन की प्रमुख युक्ति निम्न में से क्या नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यथार्थ बोध। यथार्थ बोध इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? देखिए कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं, और वे शिक्षण सूत्र इनमें से कौन से नहीं है? तो देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर बिल्कुल सही है, सरल से जटिल की ओर या सरल से कठिन की ओर बिल्कुल सही है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञान से वैराग्य की ओर ये नहीं है। ये शिक्षण सूत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञान से वैराग्य की ओर शिक्षण सूत्र में नहीं आता। ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, है और आगमन से निगमन की ओर। इस प्रकार के जो शायद है 14 शिक्षण सूत्र हैं, तो इनमें ये ज्ञान और वैराग्य की ओर ये वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि माने विकास करने वाली है, उत्पन्न करने वाली। तो ये है संस्कृत। पहले तो हुआ है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अपभ्रंश भाषा से हुआ है, जबकि जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत ही है। संस्कृत से ही हिंदी का जन्म होता है। तो ये हिंदी की जो आदि जननी है, यानी कि हिंदी की जो जननी कही जाती है वो संस्कृत भाषा को कहा जाता है। अगला है, हिंदी हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मागधी, ये बी सी ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें। तो ए मागधी, सी सौरसेनी, बी ब्राचड़ और डी है अर्धमागधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सौरसेनी, यानी कि हिंदी खड़ी बोली जिस अपभ्रंश से विकसित हुई है उसका नाम है सौरसेनी, यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है। अगला है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। खड़ी बोली ही हिंदी का प्रचलित रूप वर्तमान में है। आगे है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा देखो, अवधी, बिहारी, हिंदी, संस्कृत। तो भाषा जो भारत में बोली जाती है सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, इसीलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो आगे अगला प्रश्न को देखते हैं कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? कौन से भाषा परिवार की हिंदी भाषा है? तो ये है भारोपीय भाषा परिवार की। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी कि भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। द्रविड़ की नहीं है, अष्टक की नहीं है, और चीनी तिब्बती की भी नहीं है। 40वां प्रश्न है कि मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है?
मूल्यांकन से तात्पर्य है सतत चलने वाली प्रक्रिया। मूल्यांकन कोई साल में 1-2 बार नहीं होती है। मूल्यांकन जो होता है वो सतत चलता है, यानी कि लगातार चलता रहता है। हर रोज मूल्यांकन चलता रहता है, तो मूल्यांकन का तात्पर्य सतत चलने वाली यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये बिल्कुल सही है। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, ये भी सही है, यानी कि मूल्यांकन से हमको छात्रों के व्यवहार का पता चलता है कि उनमें कौन-कौन से बदलाव हो रहे हैं। और उद्देश्य की पूर्ति का सीमांकन, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि छात्र की उद्देश्य की पूर्ति का, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है और उसका सीमांकन भी मूल्यांकन से हमको पता चलता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है डी। उपर्युक्त सभी इसके सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कहानी शिक्षण में किस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है? कहानी शिक्षण में कौन सी बात का ध्यान रखना अति आवश्यकता है? कथा वस्तु बालकों के स्तर अनुसार हो, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों जिस स्तर के हैं उसी स्तर की उसकी कथा वस्तु होना चाहिए। ये नहीं है कि हम आध्यात्म की कथा सुनाने लगे और बच्चे छोटे हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे, उनके सिर से ऊपर से जाएगी। और उसमें गतिशीलता एवं क्रमबद्धता हो, एक लयबद्धता हो, क्रम हो। जो भी कथा हम कह रहे हैं या कहानी कह रहे हैं उसमें एक क्रमबद्धता हो और गतिशीलता हो। कथा वस्तु में भयानकता एवं बीभत्सता ना हो। भयानकता मतलब भयंकर ना हो, यानी कि डरावनी कहानी ना हो। और बीभत्सा, बीभत्सा मतलब घृणा, जुगुप्सा मतलब मार काट, लाश वास, ये पी मतलब बच्चों को घृणा वाली कहानियां ना हो, ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपर्युक्त सभी। आगे देखते हैं, लिंगुआ फोन किस प्रकार की सहायक सामग्री होती है? तो लिंगुआ फोन ये होती है श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री में जिसको देखा जा सके, मॉडल, चित्र ये वगैरह हैं, चार्ट। और दृश्य श्रव्य में दोनों चीजें आ जाती हैं, जिसमें दृश्य भी है, मोबाइल फोन है, टीवी है, प्रोजेक्टर है, तो ये है। लेकिन लिंगुआ फोन जो होता है वो श्रव्य सामग्री होती है, इससे सुना जा सकता है। लिंगुआ फोन होता है पहले चलता था रेडियो जैसा होता है, जिसको हम श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। चलिए अगला है 43वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि कौन सी है? उपचारात्मक शिक्षण ये होता है कि जैसे मान लो बच्चा कोई पिछड़ रहा है, वो मान ले कक्षा 4 का बच्चा है और वो कक्षा 4 का बच्चा 3 की भी दक्षताओं को पूरी नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसको जो 3 में जो दक्षता है, यानी कि 3 का जो ज्ञान है वो भी उसको नहीं आ पा रहा है और वो पहुंच 4 में गया है। तो ये हो रहा है कि वो शिक्षा में पिछड़ रहा है, यानी कि पिछड़ा बालक है, वो पिछड़ रहा है, उसको बीमार बालक बोलते हैं। तो उसको जो लर्निंग गैप हो गया, ये लर्निंग गैप बोलते हैं, इसको शिक्षण में गैप बोलते हैं कि 3 की दक्षताएं वो रख रहा है लेकिन कक्षा उसकी चौथी है। तो ये गैप को दूर करने के लिए, जो लर्निंग गैप हो गया है उस गैप को दूर करने के लिए, जो 3 से 4 के बीच में जो लर्निंग गैप है उसको दूर करने में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो उस शिक्षण की सबसे सुगम विधि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, कक्षा के छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान कर उनको उनसे मुक्त कराना। बिल्कुल इसका यही राइट आंसर है। देखिए आज की जो शिक्षा पद्धति है, आज जो बच्चों को हमें शिक्षा देनी है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। अब अध्यापक केंद्रित नहीं है, अध्यापक तो केवल एक माध्यम है, बच्चे को केंद्र में रखकर ही शिक्षा हमको प्रदान करनी है। अगला प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रचना का ज्ञान देने के लिए कराया जाना चाहिए, क्या कराया जाना चाहिए? तो इसमें देखिए पुस्तकों के किसी अंश को अनुलिपि कराना, दूसरे अधूरे वाक्यों को पूरा कराना, देखी हुई घटनाओं का वर्णन कराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो पूर्व माध्यमिक के स्तर के बच्चे हैं उनके लिए सबसे जो सही होगा, सटीक होगा, वो ये होगा, पुस्तकों से किसी अंक को अनुलिपि करना यानी कि देख देख कर लिखना, ये पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए नहीं है। अधूरे वाक्य को पूरा करना ये तो कर ही पाएंगे बच्चे, लेकिन किसी देखी हुई घटनाओं का वर्णन कराना ये पूर्व माध्यमिक बच्चों के स्तर यानी कि रचना कौशल की वृद्धि में ये सहायक होगा। तो सी इसका राइट आंसर है।
अगला है उच्च स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। उच्च स्तर पर यानी कि बच्चे जो उच्च स्तर के होते हैं उनके लिए कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। कुछ विधियां यहाँ पर दी गई हैं। गीत विधि, गीत विधि तो छोटे बच्चों के लिए होती है, उच्च स्तर वालों के लिए नहीं होती। अभिनय विधि, व्याख्या विधि, बिल्कुल सही है। ये है व्याख्या विधि। जब उच्च स्तर के बच्चे हो जाते हैं तो उनको व्याख्या विधि का प्रयोग सबसे सही माना जाता है और छोटे बच्चों के लिए गीत विधि का प्रयोग किया जाता है और अभिनय विधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्न स्तर के बच्चे होते हैं, छोटी क्लास के बच्चे होते हैं। उच्च स्तर वालों के लिए व्याख्या विधि ही अपनाई जाती है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर है ये, छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई का हल करना, ये उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। छात्र की समस्या एवं कठिनाई के लिए सांत्वना देना, सांत्वना देना तो भाई ये कोई मुख्य लक्ष्य थोड़ी है। छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को बढ़ावा देना, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाता है। आगे देखते हैं, अच्छी पाठ्य पुस्तकों का गुण नहीं है। अच्छी पाठ्य पुस्तकों का गुण कौन सा नहीं है। क्रमबद्धता, बिल्कुल ये तो है ही है, मतलब ये तो गुण है। सार्थकता भी है और सोदेश्यता ये भी है। अनुपयुक्तता, देखिए जैसे कि नाम से ही लग रहा है अनुपयुक्तता, यानी कि जब अनुपयुक्तता हो तो वो अच्छा गुण कहां से हो सका, तो ये गुण नहीं होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में। आगे है भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक हैं, यानी कि भाषा को पढ़ाने में पाठ्य पुस्तकें हैं, क्या हैं। एक साधन, प्रसाधन, साध्य, असाध्य। इसका राइट आंसर ए है। एक साधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भाषा शिक्षण में। अगला है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली कौन सी है। गीत, हाँ ये प्राथमिक में आता है। अभिनय, ये भी प्राथमिक में आता है, जबकि व्याख्या उच्च में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ए और सी ये दोनों प्राथमिक में आते हैं। अगला है कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है। कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है कविता का भावार्थ बताना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि कविता शिक्षण का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है कविता का भावार्थ बताना, यानी कि जो कविता का मुख्य भाव है कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहता है, क्या शिक्षा देना चाहता है, क्या सीख दे रहा है, तो उसका मुख्य भावार्थ बताना ही मुख्य लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन है। हिंदी शिक्षण को हम कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं। पाठ्य पुस्तक, यानी कि हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन कौन सा है। पाठ्य पुस्तक है, बिल्कुल है। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानचित्रों से भी हिंदी शिक्षक को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ब्लैक बोर्ड तो फिर होता ही है, ब्लैक बोर्ड, तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर डी हो जाता है। ये तीनों चीजें हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। 52वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है कि साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है खेल खेल में, वाद विवाद द्वारा, चित्रांकन द्वारा और निबंध द्वारा। साहचर्य विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें चित्रांकन का प्रयोग ज्यादातर होता है, यानी कि चित्रों के द्वारा अंकन करना, चित्र को दिखाना, फिर चित्रों से दिखा करके कहानियों के बारे में आगे बातचीत करना, ये साहचर्य विधि एक के अंतर्गत आता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन शारीरिक कारणों में आता है जिसमें विकार होने के कारण बालक उच्चारण संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न करता है। तो जैसे शरीर में कुछ दोष होते हैं बच्चे को, जो अशुद्ध बोलता है, कभी अशुद्ध बोलता है, कभी नाक वाले दोष होते हैं, जिह्वा वाले जो दोष होते हैं, ओंठ वाले दोष होते हैं, तो ये सभी इसका राइट आंसर है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है।
जो शारीरिक विकार होते हैं वो जिह्वा भी होता है, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जीभ से सही उच्चारित नहीं कर पाते हैं सब वर्णों को। कुछ नाक के सुर बोलते हैं, यानी कि नाक में कोई दोष होता है तो वो उन वर्णों को सही उच्चारित नहीं कर पाते हैं। कुछ को ओंठों में प्रॉब्लम होती है जिसके कारण से ओंठों में विकार होता है तो वो वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी है ये सभी। अगला है भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ सामग्री। ये तो सभी एक जैसे होते हैं, इसमें थोड़ा अलग भी देखना पड़ता है, थोड़ा अलग लगता हो। जैसे कि भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में निम्न में कौन नहीं है? जब नहीं है तो ये तीन तो एक जैसे हैं कि शिक्षार्थी भाषा शिक्षण में जरूरी है, शिक्षक भी जरूरी है और पाठ सामग्री भी जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, यानी कि खेल कूद भाषा अधिगम शिक्षण का मुख्य घटक नहीं है। चलिए अगला है थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तुत अधिगम के नियमों में निम्न में क्या शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए थे अधिगम के, तो उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तत्परता का नियम ये थॉर्नडाइक का है, अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक का है, कार्य के परिणाम का नियम ये भी थॉर्नडाइक का है, केवल इसमें व्यवहार का नियम थॉर्नडाइक का नहीं है। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भाषा अधिगम की प्रक्रिया निम्न में से क्या नहीं है? भाषा अधिगम की प्रक्रिया निम्न में से क्या नहीं है? अनुकूलन, अनुकरण, अशुद्धता और अंतर्दृष्टि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि इसका अशुद्धता नहीं होना चाहिए। यानी कि भाषा अधिगम की प्रक्रिया क्या नहीं है? तो अशुद्धता नहीं है, बाकी अभ्यनुकूलन है, अनुकरण है और अंतर्दृष्टि है, तीनों है। आगे है शिशु निम्न में से किस वाक्य का प्रयोग नहीं करता है? शिशु जो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं इसमें कौन से वाक्य का प्रयोग वो नहीं करता है? निर्देशक वाक्य का करता है, निषेधात्मक वाक्य का भी करता है, प्रश्नवाचक वाक्य का भी करता है, केवल यथार्थ वाक्य का प्रयोग वो नहीं करता है। जो शिशु होता है वो निर्देशात्मक वाक्यों का भी प्रयोग करता है, निर्देशा यानी कि नकारात्मक वाक्यों का भी प्रयोग करता है और प्रश्न करने वाले वाक्यों का भी प्रयोग करता है। केवल यथार्थता वाले वाक्य यानी कि यथार्थ वाले वाक्यों को वो प्रयोग नहीं करता है। अगला है कि बच्चा सरल एवं छोटे वाक्य किस अवस्था तक सीखना प्रारंभ कर देता है? यानी कि वो कौन सी उम्र है जब बच्चा सरल एवं छोटे वाक्य सीखना प्रारंभ करता है, उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष की उम्र तक बच्चा सरल और छोटे वाक्य सीखना प्रारंभ कर देता है। 59वां प्रश्न है बच्चा प्रथम शब्द कब सीखना प्रारंभ करता है? प्रथम शब्द अप्पा, अम्मा, मम्मा इस प्रकार के शब्दों को वो प्रारंभ करता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है जब बच्चा प्रथम शब्द सीखना प्रारंभ करता है? तो वो उम्र होती है लगभग 9 से 12 महीने, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर बच्चा प्रथम कुछ शब्द हैं वो बोलना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है बालक के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण पक्ष निम्न में से क्या नहीं है? मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, ये तीनों हैं, ये तीनों होते हैं, जबकि नहीं होता तो विद्यालयीन विकास नहीं होता है, यानी कि 60वें प्रश्न का आंसर है डी। ये तीनों होते हैं जबकि ये नहीं होता है। मानसिक विकास, देखिए बालक के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण पक्ष निम्न में से क्या नहीं है? तो ये नहीं है विद्यालयी विकास। मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, विद्यालयी विकास नहीं होता है। चलिए अगला है बच्चा जब सर्वप्रथम सीखता है तो उसके मौखिक रूप का ही प्रयोग करता है, उसे सिखाया भी मौखिक रूप से ही जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भाषा के मौखिक रूप से होता है? देखिए मौखिक रूप से ही उसको सिखाया जाता है और मौखिक रूप से ही वो सीखता है। तो ये वाचन और श्रवण, श्रवण और पठन, वाचन और लेखन, श्रवण और लेखन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए,
वाचन और श्रवण। ये मौखिक रूप से सीखना और सिखाना होता है, जिसको हम वाचन और श्रवण कहते हैं। आगे है, यदि कक्षा में कविता का अध्यापन ठीक ढंग से हुआ है तो विद्यार्थी अवश्य कविता में रुचि लेंगे। अन्य साधनों के द्वारा भी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। निम्नलिखित में कौन सा साधन छात्रों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें माँ की लोरी, नानी की कहानियां, अंत्याक्षरी, बाल कवि सम्मेलन। देखिए, अध्यापन ठीक ढंग से हुआ है तो विद्यार्थी अवश्य कविता में रुचि लेंगे। अन्य साधनों के द्वारा भी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन छात्रों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने से संबंधित नहीं है? तो देखिए, माँ की लोरी ये है, माँ की लोरी है, और अंत्याक्षरी ये भी है, बाल कवि सम्मेलन ये भी है रुचि उत्पन्न करने वाली, और यदि नहीं है तो नानी की कहानियां, नानी की कहानियां काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाली नहीं है, क्योंकि कविता जो होती है वो गायन होना चाहिए, उसका गायन होगा तभी वो कविता कहलाएगी और बच्चे तभी उसमें रुचि लेंगे। तो माँ की लोरी का गायन होता है तो वो कविता से संबंधित हो गई। अंत्याक्षरी भी गाई जाती है, क्योंकि अंत्याक्षरी का मतलब है अंतिम अक्षर से कुछ ना कुछ आप गाइए। उसके बाद बाल कवि सम्मेलन, जब कवि सम्मेलन होगा तो इसका मतलब है कि वहां पर कविताएं होंगी। तो ये सभी कविताओं से संबंधित है, केवल नानी की कहानियां कविताओं से संबंधित नहीं है। अगला है, बोलना का संबंध है। बोलना का संबंध क्या है? भाषा के उच्चरित रूप एवं अभिव्यक्ति पक्ष से, भाषा के लिखित रूप एवं अभिव्यक्ति पक्ष से, भाषा के उच्चरित रूप एवं ग्रहण पक्ष से, भाषा के लिखित रूप एवं ग्रहण पक्ष से। इसका राइट आंसर है ए। भाषा के उच्चरित रूप एवं अभिव्यक्ति पक्ष से बोलने का संबंध होता है, यानी कि भाषा का कुछ ना कुछ वो उच्चारण करेगा और अपने मन के विचारों की, अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति करेगा, यानी कि बोलेगा, तो उससे बोलने का संबंध है। 64वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भाषा संप्रेषण का माध्यम है। समाज में किसी भी भाषा के मौखिक रूप का महत्व सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में कौन भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है, मौखिक भाषा अभिव्यक्ति, कहानी लेखन, ये मौखिक भाषा के अंतर्गत नहीं आता, जबकि वार्तालाप मौखिक भाषा विकास में सहायक है, वाद विवाद ये भी मौखिक भाषा से होगी, और कहानी कथन यानी कि कहानी को कहना भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, मौखिक भाषा संप्रेषण का कार्य करता है, जबकि कहानी लेखन लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अगला है, कहानी शिक्षण में एक अध्यापक को किस उद्देश्य पर विशेष बल नहीं देना चाहिए? नहीं का बहुत गौर करना है। कहानी शिक्षण में एक अध्यापक को किस उद्देश्य पर विशेष बल नहीं देना चाहिए? कहानी के द्वारा बालक को जीवन की सुंदरता के दर्शन होते हैं। कहानियां ही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालकों का मनोरंजन करती हैं। अब नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान देना है। कहानी द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास किया जा सकता है। कहानी के द्वारा बालकों को भाषा का अच्छा ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, कराया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर का। नहीं शब्द दिया है इसलिए बी नंबर का है। ये तीनों सही है। बी इसमें नहीं की ओर संकेत करता है कि कहानी शिक्षण में अध्यापक को इस बी वाले उद्देश्य पर विशेष बल नहीं देना चाहिए। कहानियां ही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालकों का मनोरंजन करते हैं। कहानियों का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होना चाहिए। कहानियों का उद्देश्य होना चाहिए कि उनके बालक को जीवन की सुंदरता के दर्शन हो, उसमें कहानी द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास भी हो उन कहानियों से। कहानी के द्वारा बालकों को भाषा का अच्छा ज्ञान भी कराया जा सके, ऐसी कहानी होना चाहिए। सिर्फ मनोरंजन के तौर पर कहानियों को नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, कहानियों के माध्यम से बालकों के ज्ञान को परिवर्तित एवं परिमार्जित करने का मुख्य उत्तरदायित्व किसका है? क्या माता पिता का है, क्या अध्यापक का है, दादा नानी का है, या मित्रों का है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कहानियों के माध्यम से बालकों के ज्ञान को परिवर्तित एवं परिमार्जित करने का मुख्य उत्तरदायित्व किसका है? तो ये मुख्य उत्तरदायित्व होता है अध्यापक का। अध्यापक ही कहानियों का प्रयोग करके मार्गदर्शन करता है बच्चों का और उनके ज्ञान में वृद्धि करता है। चलिए आगे का प्रश्न देखें। कौन सी परीक्षा अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है? वो कौन सी परीक्षा होती है जो बच्चों अच्छे और कमजोर बच्चों में भेद कर सकती है? वो कौन सी परीक्षा होती है? तो वो परीक्षा देखते हैं कौन सी है। तो सबसे पहले दी गई है निबंधात्मक परीक्षा, जिसमें क्वेश्चन निबंध टाइप के होते हैं, बड़े-बड़े क्वेश्चन होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा, यानी कि जिसको हम बहुविकल्पी परीक्षा बोलते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों से कमजोर और अच्छे बच्चों के में भेद स्थापित किया जा सकता है। अगला है, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? यानी कि वो कौन सी परीक्षा है जिसमें कोई पक्षपात नहीं हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो वस्तुनिष्ठता में, यानी कि जो प्रश्न अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इनमें कोई पक्षपात की संभावना नहीं होती है। और बाकी की आप निबंधात्मक प्रश्न ले लो, किसी ने इधर उधर लिखा है उसमें पक्षपात आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई निश्चित क्राइटेरिया तो होता नहीं है, उसमें कोई निश्चित मानक तो होता नहीं है, तो उसमें पक्षपात हो सकता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों में कोई पक्षपात नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन दिया है, अगर राइट है तो राइट है और रॉन्ग है तो रॉन्ग है। इसलिए वस्तुनिष्ठता वाले जो प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, वो पक्षपात में उनका कोई स्थान नहीं होता है, यानी कि उनके द्वारा पक्षपात नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? यानी कि अध्यापक बोलता है स्कूल में जब या कहीं भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अध्यापक बोलता जाता है और छात्र सुन सुनकर उसे लिखते जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या श्रुति लेख कहते हैं, सुलेख कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं, वर्ण लिपि कहते हैं? देखिए, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखावट। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखावट, सुंदर लिखावट इसको बोलते हैं सुलेख। सुरती लिपि, सुरती लिपि क्या बोलते हैं? सुरती लिपि को मतलब है सुरती माने सुनकर, सुनकर लिपिबद्ध करना मतलब लिखना होता है, लिपिबद्ध करना मतलब लिखना, क्योंकि जो भी वो सुनकर लिखेगा वो किसी न किसी लिपि में अवश्य लिखेगा, लिपि चिन्हों में लिखेगा, यानी कि चिन्हों को लिपिबद्ध करेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, देवनागरी लिपि। ये जरूरी थोड़ी है कि वो अंग्रेजी में लिख रहा हो, अंग्रेजी में अध्यापक बोल रहा हो, वो अंग्रेजी में सुनकर लिख रहा हो, तो देवनागरी कोई निश्चित नहीं है। और वर्ण लिपि, वर्ण लिपि तो लिखेगा ठीक है, लेकिन अकेली वर्ण लिपि श्रुति पे सुनकर लिखेगा या देखकर लिखेगा, इसमें ये कोई निश्चित नहीं हो रहा, इसमें देवनागरी भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रुति लिपि, सुनकर लिखना कहलाता है। चलिए अगला है 17वां प्रश्न है, छात्रों को बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? यानी कि छात्रों को बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? यानी कि बोलने में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, विद्यालयों में वार्तालाप का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नोत्तरों का प्रयोग किया जाता है, अंताक्षरी का प्रयोग किया जाता है। अगर नहीं किया जाता है तो चिंतन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगला है, अच्छे एवं प्रभावशाली वाचन की विशेषता है। अच्छा वाचन और प्रभावशाली वाचन हो तो उसकी विशेषता क्या है? लयबद्ध, क्रमबद्ध एवं मधुर वाचन, बिल्कुल सही है। उचित भाव भंगिमा के साथ वाचन, ये भी सही है। प्रत्येक शब्द का शुद्ध, पूर्ण एवं स्पष्ट उच्चारण, ये तीनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी है, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगला है, दादी या नानी माँ की कहानियां बच्चों में जागृत करती हैं। क्या जागृत करती हैं? तो इसमें क्या जागृत करती हैं? सुनने की जिज्ञासा, बिल्कुल। काल्पनिक भाव,
काल्पनिकता तो बढ़ाती हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ये सभी। डी नहीं है, ऊपर के ये सभी, ए भी है और बी भी है। नेक्स्ट है 73वां प्रश्न कि श्रवण में कौन सी ज्ञानेंद्रिय की सक्रियता अनिवार्य है। श्रवण माना होता है सुनना, सुनने में कौन सी ज्ञानेंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनमें कौन सी सुनने में कौन सी ज्ञानेंद्रिय सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, यानी कि उसकी सक्रियता अनिवार्य होती है। तो वो ज्ञानेंद्रिया है सुनने में कान, नाक, कान, आंख, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, नाक, कान, आंख, त्वचा और जिह्वा, यानी कि मुख। मुख के अंदर जो जिह्वा होती है, जीव, वे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो सुनने में सबसे ज्यादा सक्रियता किनकी अनिवार्य है? कारण। देखिए कान नहीं होंगे तो आदमी सुन ही नहीं पाएगा, बच्चा सुन नहीं पाएगा, कोई भी नहीं सुन पाएगा। दृष्टि यानी कि वो देखने में, दृश्य के लिए है। मुख यानी कि बोलने के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कर्ण है, यानी कि सुनने में सबसे ज्यादा जो ज्ञानेंद्रिय सक्रिय होती है वो कौन है। चलिए अगला है भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं। शुरू में एक प्रश्न आया था अभी बीच में, उसमें हमने बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सुवोपली। वही 4 भाषा के कौशल हैं, सुवोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 भाषा के कौशल हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। अगला है भाषा सहायक होती है, किसमें सहायक होती है? संप्रेषण में, अधिग्रहण में, प्रत्यक्ष निर्माण में। बिल्कुल सही है, ये तीनों सही हैं। भाषा जो सहायक है वो संप्रेषण में, यानी कि एक दूसरे के आदान प्रदान, अपने विचारों का संप्रेषण करना या आदान प्रदान करना। अधिग्रहण यानी कि उसको ग्रहण करना। प्रत्यक्ष निर्माण में, और जो भी बात है वो प्रत्यक्षता यानी कि आमने सामने कह करके बातचीत करना, ये सहायक होती है। तो ये तीनों बातें भाषा सहायक में शामिल होती हैं। अगला है वाचन प्रवीणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन से क्रियाकलाप का आयोजन करना चाहिए? तो कौन से, यानी कि जो वाचन की जो प्रवीणता है, यानी कि वाचन में जो निपुणता है, वाचन में जो बच्चे प्रवीण हो जाएं, यानी कि बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने कुशल हो जाएं, ऐसे में विद्यालय में कौन सी क्रियाकलापों का आयोजन करना चाहिए? तो ये क्रियाकलाप हैं, सबसे पहले तो भाषण प्रतियोगिता होनी चाहिए, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता होना चाहिए और वाद विवाद प्रतियोगिता होना चाहिए। ये तीनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाता है। इस प्रकार की जो क्रियाकलाप हैं उनका आयोजन विद्यालय में अवश्य होना चाहिए, जिससे कि भाषण में बच्चे प्रवीण हो जाते हैं। अगला ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? सुनना, पढ़ना, लिखना या ये सभी? ध्वनियों को विभेदीकरण में के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? अब जब ध्वनि की बात है तो ध्वनि का संबंध सुनने से होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, सुनने से इसका संबंध है। ध्वनियां सुनी जाती हैं, तो ध्वनियों का जो विभेद करेगा, जो बच्चा भेद कर पाएगा, तो वो सुनकर ही कर पाएगा, इसलिए जो कौशल है वो सुनना से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांत में ही आता है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत में ही आता है। कौन सा? स्वतंत्रता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ये एक भी नहीं आते, इनमें से कोई नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांत में ही आता है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं है, और भी सिद्धांत में आता है, तो भाषा शिक्षण में ये तीनों सिद्धांत नहीं आते हैं। अगला है निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं, कौन से शब्द होते हैं? यानी कि निरर्थक शब्द जो होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? जिनको लिखने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो, जिनको पढ़ने से कोई अर्थ स्पष्ट ना हो, जिनको लिखने, पढ़ने, सुनने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। जैसे देखा होगा आपने, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं, जैसे खाना वाना खा के जाना, खाना वाना, अरे खाना तो ठीक है खा के, वाना के चाय वाय पी के जाना। रुपया मुपया दे दो, अरे रुपया ठीक है, मुपया कहाँ से दे दे? तो ये जो सार्थक शब्दों के साथ जो निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है वो
न तो उनका लिखने में कोई अर्थ होता है, ना पढ़ने से कोई अर्थ निकलता है, ना सुनने से कोई अर्थ प्रकट होता है। तो ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए 80वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शिशु की प्रथम भाषा कौन सी होती है? अंग्रेजी होती है, मातृभाषा होती है, हिंदी होती है, राष्ट्रभाषा होती है। तो उसका राइट आंसर है शिशु की प्रथम भाषा मातृभाषा होती है, जो कि माँ के द्वारा बोली गई भाषा सबसे पहले शिशु यानी कि बच्चा सीखता है। 81वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है? संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है? तो इसमें जो संज्ञानात्मकता का सिद्धांत है वो मानसिक सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि मस्तिष्क से इसका संबंध होता है। संज्ञानात्मकता शरीर से नहीं होती, सामाजिक नहीं होती और इन दोनों से नहीं होती, केवल उसका संबंध मस्तिष्क से है। तो संज्ञान जब ही होगा जब वो मानसिक क्रिया का प्रयोग करेगा, यानी कि मस्तिष्क का प्रयोग करेगा, तभी वो संज्ञानात्मकता शिक्षण की ओर होगा। चलिए अगला है, क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है क्रियात्मक अधिगम का? क्रिया यानी कि कार्य किया जाना चाहिए। साइकिल चलाना सीखना, पढ़ना सीखना, हिसाब लगाना सीखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो पढ़ना सीखना ये क्रियात्मक नहीं है, ये मानसिक क्रिया है। साइकिल चलाना, अब हिसाब लगाना भी मस्तिष्क से संबंधित है। क्रियाकलाप नहीं हो रहा, तो क्रियाकलाप है जिसमें शरीर के हर चीज का संचालन हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। साइकिल चलाना सीखना ये क्रियात्मक अधिगम का अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अधिगम की विशेषता है। अधिगम माने होता सीखना, यानी कि सीखने की क्या विशेषता है? अधिगम माने सीखना होता है। तो अधिगम की क्या विशेषता है? तो अधिगम की विशेषता ये सभी हैं। परिवर्तनशीलता, यानी कि अधिगम जब बच्चा सीखेगा तो उसमें परिवर्तन आएगा। समायोजनशीलता, जब बच्चा सीखेगा तो वो अपने आप को समायोजित कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। और सार्वभौमिकता, यानी कि सब सार्वभौमिकता उसमें बढ़ती है। ये सभी उत्तर एकदम सही हैं, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगला है, कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जा सकती है? मौखिक क्रिया। अब मौखिक क्रिया के अंदर बालकों को अक्षर बोध कराना, ये तो मौखिक क्रिया में ही आता है। विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना, यानी कि ज्ञान कराना, बोध माने होता है ज्ञान कराना, तो ये भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। बालकों को बलाघात का ज्ञान कराना, बलाघात का मतलब है कौन से वर्ण में कितना मतलब बल लगाना है, उसका प्रयोग मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी है, प्रयुक्त सभी। अगला है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है, यानी कि भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य कौन सा होता है? पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकें, बिल्कुल सही है। बोलकर अपनी बात कह सकें, ये भी सही है। दूसरों की बात सुनकर समझ सकें, बिल्कुल सही है। भाषा शिक्षण के ये सभी उद्देश्य सामान्य उद्देश्य हैं। जो बच्चा कोई बात पढ़ रहा है तो वो ग्रहण कर सके उसका अर्थ, बोलकर अपनी बात को दूसरों से कह सके, दूसरे उसको समझ सकें, और दूसरों की बात सुनकर वो स्वयं समझ सके, यानी कि ये तीनों ही भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, वह मूल ध्वनि जिसको खंड खंड ना किया जा सके क्या कहलाती है? यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है वर्ण। अच्छा, वर्ण और अक्षर में भी अंतर होता है। वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते, जबकि अक्षर के टुकड़े कर सकते हैं। अक्षर को हम तोड़ सकते हैं, जैसे मान लो हमने का, ये अक्षर, इसको हम वर्ण कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं? नहीं, इसको हम एक का ये वाला लिख दिया, तो ये जो होगा ये का अक्षर कहलाएगा और ये का वर्ण कहलाएगा।
क्योंकि इसको हम अधिक नहीं तोड़ सकते और इस का को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? इसमें हम हलंत लगा करके और इससे स्वर हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि इसको हमने तोड़ दिया। इसमें दो वर्ण शामिल है, एक का वर्ण है, एक आ वर्ण है। तो ये जो का है ये अक्षर कहलाएगा और ये वाले इसमें स्वर रहित है तो ये वर्ण कहलाएगा। बस यही वर्ण और अक्षर में अंतर होता है, यानी कि एक अक्षर में एक से अधिक वर्ण हो सकते हैं किंतु वर्ण में सिर्फ एक ही वर्ण होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह है, यानी कि जो भाषा स्वाभाविक अपने आप ही सीखी जा सकती है, जिसे कोई सिखाता नहीं है, वो भाषा कौन सी होती है? जी हाँ, वो होती है मातृभाषा। और आज की जो नई शिक्षा नीति है, जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें तो ये बहुत सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करनी है। अध्यापक को अपनी भाषा का प्रयोग नगण्य कर देना है, बिल्कुल समाप्त कर देना है। वहां पर अपनी भाषा को ज्यादा महत्व नहीं देना है, बच्चे की भाषा को सबसे ज्यादा महत्व देना है, यानी कि बच्चे को उसकी घर की भाषा में ही पढ़ाना है, उसे मातृभाषा में ही पढ़ाना है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मुख्य अंश है वो है मातृभाषा में पढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न है, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को सीखना कहते हैं, यह कथन किसका है? अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा, प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग, द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को सीखना कहते हैं, यानी कि या तो अनुभव के द्वारा या फिर ट्रेनिंग के द्वारा जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को हम सीखना कहते हैं। ये सीखने की परिभाषा दी है, ये किसने दी थी? ये यहाँ पर प्रश्न है, तो ये दी थी गेट्स एवं अन्य ने। ये इसका राइट आंसर है, गेट्स एवं अन्य ने ये परिभाषा दी थी, सीखने संबंधी परिभाषा। इसके बाद है 89वां प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले कौन कौन से तत्व हैं? तो इसमें प्रेरणा है, अभ्यास है, परिपक्वता है, ये तीनों हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो डी है। ये सभी सीखने की प्रक्रिया में ये सभी सुदृढ़ यानी कि सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। और अंतिम प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है कि सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? तो ये है अनुकरण विधि। चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई मनुष्य हो, वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। कहा भी जाता है कि बच्चे अनुकरणीय होते हैं। सूझबूझ का तो प्रयोग बात की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीखता है मनुष्य वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। त्रुटि एवं प्रयास से भी सीखता है, लेकिन बाद में सबसे पहले अनुकरण। त्रुटि और प्रयास बाद में होगा, सूझबूझ भी बाद में आएगी, लेकिन जो सीखने का सबसे ज्यादा प्रयास किया जाता है वो अनुकरण से होता है। मनुष्य सबसे ज्यादा अनुकरण द्वारा सीखता है।